मेथड ऑफ नेशनल इनकम। आज तो नेशनल इनकम के मेथड पे आने से पहले एग्रीगेट्स कन्वर्जन वापस से एक बार देख लो। ऐसे तो हम बताए हुए थे एग्रीगेट्स कन्वर्जन, बट मेथड से आने से पहले अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन नेशनल इनकम का बनने से रहा। तो देखो नेशनल इनकम में हम क्या बताए थे सोनू, कितना एग्रीगेट्स होता है? 8। नेशनल इनकम में टोटल 3 कौन बोला है? तू बोली थी ना तू बोला था मेरा भाई। नेशनल इनकम में टोटल 8 एग्रीगेट्स होता है, जो हम पहले ही बताए थे आपको। और वो 8 एग्रीगेट्स 1 2 3 चीज से मिलकर बनता है, ठीक है। पहला प्लेस पे क्या था? ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस हम पूछ रहे हैं, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? तो ग्रॉस का मतलब होता है परचेजिंग वैल्यू। ग्रॉस का मतलब परचेजिंग वैल्यू, और नेट का मतलब एक्चुअल। ग्रॉस का मतलब परचेजिंग वैल्यू और नेट का मतलब एक्चुअल वैल्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो हम कल जाके मार्केट से कोई फोन उठा लिए हैं, ठीक है। उस फोन का वैल्यू जस्ट फॉर से 60,000 है, 60 के। अब 2 महीना बाद वो फोन अगर हम किसी को भी बेचेंगे तो क्या 60,000 में बेचोगे? नहीं, सिंपल सा बात है, कम में बेचोगे। क्यों? क्योंकि वो फोन तुम्हारे लिए क्या है? वो फोन तुम्हारे लिए असेट है, और असेट का टाइम टू टाइम वैल्यू कम होता है। क्यों? ड्यू टू दी डेप्रिसिएशन। तो नेट वैल्यू का मतलब कि एक्चुअली में जितना में तुम फोन बेचोगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट वैल्यू। 60,000 में खरीदे, 2 महीना के बाद 40,000 में बेच दिए, तो ये 40,000 क्या हो गया? नेट वैल्यू। क्योंकि फोन आपका असेट है तो असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसीलिए ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब अगर हमको ग्रॉस से नेट पे आना है, मतलब 60,000 से 40,000 पे आना है, तो माइनस होगा कि प्लस होगा? डेप्रिसिएशन माइनस। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हमको नेट से ग्रॉस पे जाना है, मतलब 40,000 से 60,000 पे जाना है, तो प्लस डेप्रिसिएशन। ये था पहला कॉन्सेप्ट, ग्रॉस और नेट का। सेकंड क्या है? डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक और नेशनल में से बड़का कौन? रघुविंदर, डोमेस्टिक बड़का है। डोमेस्टिक और नेशनल में कौन है बड़ा? फरीन, नेशनल। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी है कुछ एनएफआईए, बताओ। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मारेंगे थाप ना। टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है एनएफआईए में, ये पहले है। वही होता है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, कि बाहर से कोई पैसा कमा के आपको कितना भेजा, प्लस यहां से आप फॉरेन कितना पैसा भेजे, जो दोनों का डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको निकालने का फॉर्मूला हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, क्या था? फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कितना पैसा आया मतलब फीफा, कितना पैसा इंडिया से बाहर गया मतलब फीटा। जब दोनों को माइनस करोगे जो नेट अमाउंट आता है, जो डिफरेंस अमाउंट आता है, उसी को क्या बोलते हैं? एनएफआईए। अब हमको अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, मतलब छोटा से बड़ा पे आना है, तो प्लस एनएफआईए। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस एनएफआईए। दूसरा था, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है क्योंकि ये दोनों सेम है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। लास्ट क्या है आपका? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या था रिस्ट्रिप? बताओ, बताओ, परसों परीक्षा हूं ना, बताओ। मार्केट प्राइस मतलब हाँ, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि कोई भी कमोडिटी का, कोई भी गुड्स का मार्केट में कितना प्राइस है। जैसे इस पेन का कीमत मार्केट में मान लो 10,000 है, तो 10,000 इसका क्या हो गया? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि इसको बनाने में कितना पैसा लगा। अब इसको बताने मान लो लगा 4,000 रुपया, तो 4,000 क्या है? फैक्टर कॉस्ट।
तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनआईटी। एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हमको एमपी से एफसी पे आना है तो माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस एनआईटी। एनआईटी निकालते कैसे हैं, फिर से बोलूंगा क्या भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो ये है एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यही फॉर्मूला था एनआईटी निकालने का, इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस सब्सिडी। यही था कन्वर्जन। अब बताए थे कि कन्वर्जन से 8 गो एग्रीगेट्स कैसे बनता है, ठीक, वीडियो में बताए थे। अब आ जाओ मेन टॉपिक में, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इनकम मेथड पे। तो इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट्स निकलता है सुमीरा, इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट्स निकलता है, बोल आए, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम को कौन सा एग्रीगेट्स डिनोट करता है, और जो नेशनल इनकम को एनडीपीएफसी करता है, एनएनपीएफसी ना। अब एनडीपीएफसी किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी। तो जो इनकम मेथड से आपको सबसे पहला एग्रीगेट्स निकलेगा, जो आपका आउटपुट निकलेगा, वो कौन सा निकलेगा, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी निकालने का फॉर्मूला सीओई प्लस एमआई प्लस ओएस। सीओई का मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कहीं पे आप काम करते हो तो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, पीएफ मिलता है, सैलरी वेजेस के अलावा भी और बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है ना। वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। अब देखो, अगर सवाल में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दे दिया तो हमको ये सब चीज को कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सीओई नहीं दिया है तो निकालोगे कैसे सीओई। तो सबसे पहला आइटम सीओई में क्या आता है, सैलरी एंड वेजेस। एज एम्प्लॉय, एज ए लेबर काम करोगे तो सैलरी और वेजेस मिलता है। उसके बाद क्या है, पेमेंट इन काइंड का मतलब सवीन बताया था ना, पेमेंट इन काइंड का मतलब कैसे बताना, मुंह से बताइए बाबू, कैसे बताइए अनसर्टेन पेमेंट नहीं, अनसर्टेन पेमेंट का लॉटरी का पैसा, तब क्या घर में जाकर डाका डाल दिए अनसर्टेन। बताओ सोनू, पेमेंट इन काइंड मतलब नहीं, जो पेमेंट चेक के थ्रू मिलता है उसको फिडुशियरी मनी कहते हैं, पेमेंट इन काइंड नहीं बोलते हैं। रौनक, पेमेंट इन काइंड, सुमीरा पेमेंट इन काइंड नहीं पता, हर्ष पेमेंट इन काइंड का मतलब पता नहीं थे, नॉन कैश एकोमोडेशन लिखवाए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे बॉस, गिफ्ट नहीं करते। वैसा पेमेंट जो अदर देन कैश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैश एकोमोडेशन। जैसे अगर कहीं पे आप बढ़िया कंपनी में काम करते हो तो कंपनी आपको रहने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं देता है, घर फ्लैट नहीं देता है। जितना भी आईएएस है, आईपीएस है, जज है, जहां जहां साले का ट्रांसफर होता है वहां वहां क्या मिलता है उसको, क्वार्टर मिलता है। तो वो क्वार्टर उसको क्यों मिला, क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपना सर्विस दे रहा है तब ना। कल से रिटायर हो जाएगा तो जहां जहां जाएगा उसको गवर्नमेंट क्वार्टर देगा, बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सर्विस देना बंद कर दिए। तो वैसा पेमेंट या वैसा एकोमोडेशन जो कैश में नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड। तीसरा क्या है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। इसका मतलब जो भी आप कमाते हो उसी कमाई में से क्या होता है, आपके बिहाफ पे आपके एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ये सब मेंटेन करते हैं ना। और एट द एंड जब आप रिटायर करते हो तो आपको क्या मिलता है, रिटायरमेंट पेंशन के फॉर्म में यही पैसा मिलता है आपको, पीएफ का पैसा। कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट अपना पैकेट से आपको रिटायरमेंट पेंशन का पैसा नहीं देता है। आपके सैलरी में से ही जो पैसा कटता है हर मंथली इन द फॉर्म ऑफ पीएफ, प्रोविडेंट फंड, वही पैसा आपको क्या मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। तो वो सब किस में आता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। अब सवाल में एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर्स भी देगा, तो एम्प्लॉयर्स को इंक्लूड नहीं करना, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर्स मेंटेन करता है पीएफ, ना कि एम्प्लॉयर्स के बिहाफ पे एम्प्लॉय करता है।
तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा एम्प्लॉयर्स मेंटेन करेगा ना पीएफ, कि एम्प्लॉयर्स का पीएफ तुम मेंटेन करोगे? नहीं। तो इसीलिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय हम लोग हमेशा इंक्लूड करते हैं, ना कि एम्प्लॉयर्स। अब कहीं कहीं किताब खोलोगे तो इसके अलावा तुमको रिटायरमेंट पेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन इसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय में ही। चलो ये था सीओई। अगर सीओई नहीं देगा तो इन सब में से जितना आइटम देगा उसके वैल्यू को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा? सीओई। उसके बाद आ जाओ मिक्स इनकम। मिक्स इनकम का मतलब जीएसटी, मिक्स इनकम किसको बोलते हैं? ये तो पता चल गया, फिर खाली हम क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स, फिर भी पूछ देंगे तो एक नंबर नहीं तो। बोल लक्ष्य, मिक्स इनकम सबसे ज्यादा 12th में नेशनल इनकम पर फैली है हम नहीं फरीन, मिक्स इनकम किसको बोलते हैं? सुमीरा, मिक्स इनकम जब हम बोलते हैं कि ये सब कॉपी में लिख लेना, किताब से एक एक दो लाइन लिखता नहीं है मोटा भाई। मिक्स इनकम गूगल कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स इनकम? मिक्स इनकम का मतलब वैसा इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड का है। कल जाके हम एक दुकान खोल लिए रोड के बगल में, जो इनकम हमको आएगा वो इनकम हम किस में लेंगे? मिक्स इनकम। जो छोटा मोटा ठेला लगा के सब्जी बेचता है उसका भी इनकम होता होगा ना, वो सब इनकम किस में आएगा? मिक्स इनकम में। मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनका इनकम किस में आएगा? मिक्स इनकम में, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ओएस का मतलब अभी है तो आ गए ऑपरेटिंग सरप्लस को ना, कॉस्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। तो फरीन ओएस का मतलब फुल फॉर्म नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस किस टाइप के इनकम को बोलते हैं? फरीन किस टाइप की इनकम को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड करते हैं? बोल मोटा भाई। आए बोल। नहीं आए ओ प्रोडक्शन बोला जो प्रोडक्शन से हो तो कुछ और सुनाई दिया अभी, इसलिए माइक इसे छुपा ले और कोई? ठीक है, वैसा इनकम जो प्रोडक्शन से हो। ठीक, और कोई ट्राई कर सकते हो? ऑपरेटिंग सरप्लस बतैलू खलना, बताओ। नेशनल इनकम वो तो इंक्लूड होबे करेगा जब हम पढ़ा रहे हैं तब। ऑपरेटिंग सरप्लस वैसे इनकम को बोलते हैं जो किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी से जनरेट हो। इनकम जनरेटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। कितना बताएं कि वैसा इनकम जो किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी से होता है जनरेट, वो सब इनकम ओएस में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया डायरेक्ट तो ठीक, अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो ओएस कैसे निकलेगा? तो ओएस में ये सब आइटम इंक्लूड होगा। सबसे पहला रेंट। अगर आपको कहीं बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद का जमीन नहीं है, तो आप लैंड परचेज करोगे जिसपे आप क्या दोगे? रेंट। उसके अलावा इंटरेस्ट, अगर हाँ इंटरेस्ट, तो एक बात बताओ यहाँ पे किस टाइप का इंटरेस्ट हम लोग इंक्लूड करेंगे ओएस में? इंटरेस्ट हम यहाँ पे किस टाइप का इंक्लूड करेंगे? मान लो हम मार्केट से या बैंक से 10 लाख रुपया लोन ले लिए ब्याह करने के लिए, तो उस पर हम जो इंटरेस्ट लेंगे वो इंटरेस्ट यहाँ इंक्लूड होगा। क्यों? लैंड पे इंटरेस्ट लगाई हुए लैंड पे रेंट में लगा है अगर मान लो हम मार्केट से 10 लाख रुपया लोन ले लिए प्रोडक्शन करने के लिए, और उस पैसा पे हम जो बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा? वो तो होगा ना करेगा चोट्टा, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए लोन लिए हैं हम 10 लाख। वही इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो प्रोडक्शन करने के पर्पज से लिया गया हो। हम 10 लाख रुपया ले लिए, चल गए रसिया घूमे या यूक्रेन घूमे या कहीं घूमे, तो वो उस पे हम जो बैंक को इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 10 लाख रुपया हम बैंक से लोन लिए उसको अपने हम बिजनेस में लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उस पे जो हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट यहाँ पे काउंट
होगा। मतलब किस टाइप का इंटरेस्ट काउंट होगा? वैसा इंटरेस्ट जो हम प्रोडक्शन करने के लिए लिए हैं, वैसा पैसा जो हम प्रोडक्शन करने के लिए लिए हैं और उस पर हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वही इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूड होता है। ठीक, उसके बाद क्या है? रॉयल्टी। इसका मतलब जब आप किसी दूसरे के नाम से पैसा कमाते हो, यही बताया था रॉयल्टी में, आपका खुद का नाम नहीं है मार्केट में, आपका खुद का वैल्यू नहीं है मार्केट में, बट जब आप किसी दूसरे के नाम के हेल्प से मार्केट से पैसा कमाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। हाँ, और लास्ट में प्रॉफिट। अब यहां पे सवाल घुमा देता है कि क्वेश्चन में आपको कभी कभी प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं देगा, तो अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग। डिविडेंड का मतलब डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो आप अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को देते हो। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। सब पूछ दो परीक्षा में 1 नंबर में। डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, किसको पे करता है? हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जो बिजनेस अपने प्रॉफिट का पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो भाई। डायरेक्ट टैक्स एक इनकम टैक्स होता है जो हम लोग पे करते हैं अपने इनकम पे, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स जो फर्म पे करती है अपने प्रॉफिट पे। ठीक, दोनों डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तीसरा क्या है? रिटेन अर्निंग। इसका मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन इन द बिजनेस इटसेल्फ। वैसा प्रॉफिट जो हम किसी को बांटते नहीं है, हम बिजनेस में ही रिटेन करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 रुपया हमको एट द एंड प्रॉफिट हुआ, जिसमें से कि 10 रुपया हम अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिए, ठीक, 10 रुपया हम गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए, ठीक, कितना बचा? 80। अब इस 80 रुपया में से मान लो हम किसी बाहर से लोन वोन लिए होंगे तो इंटरेस्ट देना होगा, मशीन पे कुछ खर्चा आ जाएगा, तेल वेल नट बोल्टू में, तो मान लो एक्सपेंस मिला के 30 रुपया और खर्चा हो गया। अब कितना बचा? 50 रुपया भी बचा है ना मेरे पास। इसमें से चलो सैलरी दे दिए, वेजेस दे दिए और भी दे दिए, तो 20 रुपये और खर्चा हो गया, सब एक्सपेंस खत्म। अभी भी कितना पैसा बचा आपके पास? 30। अब ये 30 रुपया अगर हम बिजनेस में सेव कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। जब आप लोग सेव करते हो तो इंडिविजुअल सेविंग, जब कॉर्पोरेट सेव करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सेविंग। तो अगर जो रिमेनिंग 30 रुपया है, ये 30 रुपया हम अपने बिजनेस में ही लगा देंगे फॉर द फ्यूचर यूज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। 3 नाम से आता है क्वेश्चन में, रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट सेविंग। तो याद रखना ये सब, ठीक। तो जब आप ये तीनों को ऐड करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? एनडीपीएफसी, मतलब डोमेस्टिक इनकम। अब अगर क्वेश्चन में बोल दे कैलकुलेट जीडीपीएफसी, तब कैसे निकालोगे? क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि जीडीपीएफसी निकालना है? जीडीपीएफसी, तो सबसे पहले एनडीपीएफसी निकल जाएगा। अब निकालना क्या है? जीडीपीएफसी। तो जीडीपीएफसी इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। अब कन्वर्जन बताओ फरीद। नेट टू ग्रॉस, मतलब तो क्या होगा? प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेम, पीपी सेम और एफसी सेम। तो जब आप एनडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हो तो क्या निकल जाएगा? जीडीपीएफसी। कन्वर्जन यहाँ पे करता है। ये था है? तो ये था आपका इनकम मेथड, जिससे क्या निकलता है? एनडीपीएफसी, सीओई प्लस एमआई प्लस ओएस। अब तीनों में से कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, प्लस एनएफआई है, एनडीपीएफसी में एनएफआई जोड़ देगा तो एनएनपीएफसी निकल जाएगा। उसको डोमेस्टिक इनकम में करना है तो माइनस कर दोगे, एनएफआई है बस। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई है, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस एनएफआई है बस।
चलो और कुछ किसी को इनकम मेथड में पूछला है कुछ हो, आगे बढ़े। चलो अब आवा एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। एग्रीगेट डिमांड का फोर्थ सेक्टर में क्या है, कौन कौन सा ये है कंपोनेंट, फरीन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन फोर्थ सेक्टर मॉडल, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एम एक्स माइनस एम। तो जो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स है फोर्थ सेक्टर में, वही कंपोनेंट से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब सी का मतलब था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या तो हम इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल या पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब हाउस होल्ड जो अपने ऊपर खर्चा करता है, किस टाइप का खर्चा, कोई भी चीज खरीदा, जैसे हम कल एक घर खरीद लिए, क्यों, ठीक है कार खरीद लिया हम कल, तो हम तो बोल रहे हैं कि हम अपने लिए कार खरीद लिए, तो वो किस में आएगा, अपने लिए घर खरीद लिए किस में आएगा, प्राइवेट में आएगा। और कोई, अगर हम अपने लिए कल घर खरीद लिए, अपने लिए कल हम कार खरीद लिए, वो सब किस में आएगा, तो हम घर डेली खरीदेंगे, घर हम डेली खरीद रहे हैं, वो तो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया ना घर में। अगर हम नहीं छोड़ो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद हो जाएगा, हाँ ऑनलाइन क्लास। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड डे टू डे करता है, जो एक्सपेंडिचर आप डे टू डे करते हो, कहीं माल को लेकर चल गए घुमाने खिलाने पिलाने, क्या मोटा भाई चौराहा पे जो करता है सुबह जो सनुआ कैया देख लिया है सनुआ तो खैर हीरा है अपना। तो वैसा खर्च जो आप डे टू डे करते हो वो किस में आता है, सी में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद जी का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है वो किस में आता है, जी में। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, गवर्नमेंट बिल पेमेंट करती है, डिफेंस पे खर्च करती है गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है गवर्नमेंट, वो सब किस में आएगा, वो सब आएगा आपका जी में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का डे टू डे एक्सपेंडिचर है। उसके बाद अब एक्स माइनस एम, आई को बाद में डील करते हैं। एक्स माइनस एम का मतलब नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें जो मेन खेला है, मेन खेला किसमें है, आई में, इसी में घुमाया जाता है। आपको सी क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो जीरो मान लेना, आपको जी डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा जीरो मानना, एक्स माइनस एम आपको डायरेक्ट मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फॉर्मूला बताइए दिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन जो मेन खेला है वो किसमें है, आई निकालने में, इसमें गड़बड़ा जाओगे, एक्सपेंडिचर मेथड्स में आई कैसे निकलता है। तो आई का मतलब या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में आई का वैल्यू डायरेक्ट दे दे, क्योंकि देता नहीं है जल्दी, तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आई का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे तो देखो आई में क्या क्या आता है, आई में टोटल कितना चीज आता है, इतना। सबसे पहला बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट बिजनेस का होता है वो सब किस में आता है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, नया प्लांट खरीद लिया, नया मशीन खरीद लिया, नया जगह एक कुछ और परचेज कर लिए, लैंड परचेज कर लिए, वो सब क्या है, फॉर्म के लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट है, वो किस में आएगा, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, स्कूल बनवाती है, डैम्स हॉस्पिटल सब बनवाती है, वो सब क्या है, गवर्नमेंट के लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट है, तो वो सब किस कहाँ आएगा, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, हाँ जो टैक्स देते हैं नगर निगम में, हाँ इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो हाउस होल्ड का फिक्स एक्सपेंडिचर हो, जो हम कार खरीद लिए, घर बनवा लिए, वो सब क्या है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट है ना। डेली कार और डेली घर तो नहीं बनाते हो, वो क्या है फिक्स एक्सपेंडिचर, वो किसमें आएगा, इसमें हाउस होल्ड का फिक्स एक्सपेंडिचर। लास्ट क्या है,
चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको निकालने का, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मतलब बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड का फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या निकलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब ध्यान से सुनना, अगर सवाल में दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो आई कैसे निकालोगे? हाँ, अगर सवाल में दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो इसमें सिंपल आप जब चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तो आई निकल जाएगा। पहला कंडीशन ये हो गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो उसमें जैसे ही हम चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो हमारा आई का वैल्यू निकल जाएगा। सेकेंड, अगर ग्रॉस के जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया तो सबसे पहले अगर सवाल में दे दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको आई में चेंज कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो नेट से ग्रॉस कैसे जाओगे? प्लस डेप्रिसिएशन, तो प्लस डेप्रिसिएशन। जैसे ही इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकल गया। अब क्या ऐड करोगे? प्लस चेंज इन स्टॉक। जैसे ही चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? आई। ये था दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन। लास्ट, अगर क्वेश्चन में दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तब अभी तक था नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में से फिक्स हटा दिलवा खाली नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया तब सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड होगा। जैसे ही नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो फाइनली आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा। तो जब आप इतना करोगे C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M तो फाइनली क्या निकलेगा? GDP MP। फिर वही काम अगर कन्वर्जन करना होगा तो कन्वर्जन कर देना। अगर GDP MP से NNPFC निकालना हो तब अगर आपको GDP MP निकल गया है, आपको NNPFC निकालना है, तब NNPFC इज इक्वल्स टू GDP MP। ग्रॉस और नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस NFIA और MP से FC पे आने के लिए माइनस NIT। तो जब आप GDP MP में प्लस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA और माइनस NIT करते हो तो क्या निकलता है आपका? नेशनल इनकम, NNPFC। अब बोलो एक्सपेंडिचर मेथड में कोई भी चीज में डाउट है? CGI X माइनस M में तो पूछ नहीं। चलो बाकी जो रहा वैल्यू एडेड मेथड अगला क्लास में, अगला क्लास में वैल्यू एडेड मेथड और जो लास्ट बच गया GDP, नॉमिनल रियल GDP, वो खत्म। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय सिया राम।